अब देखिए सिलसिला क्या होता है, जब आप वेव्स की अंडरस्टैंडिंग करना शुरू करते हो ना, वेव को हमने पहले भी बताया था कि हम दो किस्म से डेफिनेशंस उसको डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास एक तरीका है, इट्स अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, और एक तरीका होता है हमारे पास कि इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अच्छा, ये जो एक्सप्लेनेशन है डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, ये बेसिक लेवल पे तो अच्छी लगती है क्योंकि छोटी क्लासेस के लिए ज्यादा बेहतर है कि भाई मीडियम, मीडियम से मुराद हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन स्टेट्स हैं। तो भाई किसी सॉलिड में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए, लिक्विड के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए, या गैसेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए। कैसे भाई? सॉलिड को आपने एक एंड से स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, या रोप है, रोप को आपने एक एंड से झटका दे दिया। लिक्विड में वाटर की आप एग्जांपल लेते हो, वाटर के ऊपर आपने स्प्लैशिंग करना शुरू कर दी, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो उसमें। गैसेस के एग्जांपल आप दे सकते हो कि भाई आपने क्लैप किया, लाउड स्पीकर लगा दिया, ये डिस्टर्बेंस है, आप एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। वेव के बनाने के लिए वाइब्रेशन का होना जरूरी हो जाता है। तो जब आप वाइब्रेशन क्रिएट करने का काम करते हो तो इस वाइब्रेशन की वजह से आपके पास मीडियम के अंदर एक वेव जनरेट हो जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन ये वाली डेफिनेशन कि भाई इट्स अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, ये थोड़ी सी कह लो कि इनकम्प्लीट इसलिए होती है क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मीडियम के बगैर भी आपके पास कुछ वेव्स मिलती हैं, जैसे कि आपके पास माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स हैं। यहाँ पे वेव्स की जरूरत, मतलब मीडियम की जरूरत नहीं होती। आपको पता है माइक्रोवेव्स हो गई या रेडियो वेव्स हो गई, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर देती। स्पेस में मौजूद जो सैटेलाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, उन सैटेलाइट के साथ अर्थ में मौजूद एंटेनास की जो कम्युनिकेशन है, ये जो स्टेशंस की कम्युनिकेशन है, वो रेडियो वेव्स के थ्रू हो रही होती। और स्पेस के अंदर आपको पता है कि किसी किस्म का कोई गैसियस मीडियम वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे वैक्यूम है। आपके रोवर्स चल रहे हैं मार्स के ऊपर, मून के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पे। आपने जो है वो सैटर्न तक, जुपिटर तक की आपके पास सैटेलाइट्स मौजूद हैं। उन तमाम जगहों पे वही मामला है कि भाई जो कम्युनिकेशन चलती है वो रेडियो वेव्स के थ्रू चलती है, और मीडियम का वहां पे दूर दूर तक कोई मामला भी नहीं। तो ये जो डिस्टर्बेंस इन मीडियम कहने वाली बात थी ना, यहाँ पे आके क्वेश्चन मार्क बन जाती थी। A2 में इसके ऊपर थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी डेवलप होती है कि भाई वो वेव्स भी तो नहीं है सही तरीके से, उनकी कैटेगरी भी थोड़ी सी मुख्तलिफ जाती है। तो मशवरा मेरा ये होता है कि अगर आप डिफाइन करने जाओ वेव्स को, तो इट्स बेटर टू से दैट इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का तरीका है। इट्स अ वे इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, दैट्स हाउ यू से इट्स अ वे। क्योंकि इन तीनों तरीकों से, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर भी जब भी आप वेव बनाते थे, आप एनर्जी तो ट्रांसफर कर रहे होते थे। आपने अपने हाथ की काइनेटिक एनर्जी जो रोप में आपने ट्रांसफर की, वेव बन के वो आगे तक चली गई। आगे कोई बॉल अटैच हुई भी हो, कोई ऑब्जेक्ट अटैच हुआ हो, तो वो भी ऑसिलेट कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उसमें भी आ जाएगी। वाटर के अंदर भी यही है, गैसेस में भी यही है। साउंड एनर्जी एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू वेव की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो असल जो चीज है वो इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये एक तरीका है, एक जरिया है, ये कह लो, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। और इन्हीं चीजों को देखते हुए वेव्स की कुछ क्लासिफिकेशंस की गई। पहली क्लासिफिकेशन वेव की इस बेसिस पे हुई कि भाई वो कौन सी वेव्स हैं जिनको मीडियम चाहिए होता है, और वो कौन सी वेव्स हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। सही। तो आपने कैटेगराइजेशन की ना, दो हिस्सों में ब्रेक किया। कुछ वेव्स ऐसी जिनको मीडियम चाहिए, कुछ वेव्स ऐसी जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है आपके पास। जिन वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है उनको आप मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हो, और जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हो। तो जिनको वेव्स की, यानी जिन वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है उनको मैकेनिकल वेव्स बोलते थे, और जिनको वेव की जरूरत नहीं होती थी उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते थे। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जैसे कि आपकी वाटर वेव्स हो गई, साउंड वेव्स हो गई, सही है, रिपल्स हो गए, साइज्मिक अर्थक्वेक वाली वेव्स हो गई। ये तमाम वेव्स हैं जिनको मॉलिक्यूल्स या एटम्स चाहिए होते हैं कि एटम्स एनर्जी को आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम।
एनर्जी एटम टू एटम होती हुई आगे जाएगी। ये वो वेव्स होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनको कहा जाता है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है, जैसे लाइट है, हीट है, गामा रेज है, एक्स रेज है, ये मीडियम के बगैर ट्रैवल करने का काम करते हैं। They don't need a medium to travel from one point to another. They can simply travel in vacuum. तो इसमें आपके पास उन तमाम 7 वेव्स की लिस्ट आ जाती है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सब आ जाते हैं। तो बिल्कुल फराज साहब, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने के तरीके को, या उसमें से एक तरीका जो आपके पास है वो वेव के थ्रू है, कि आप वेव के थ्रू एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। सही, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने देख लिया, ये वो वेव्स हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, और मैकेनिकल वेव्स में वो वेव्स आती हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। लिस्टिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी एक फैमिली है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो, ये पूरी फैमिली आपके पास इन वेव्स की मौजूद है। इनके ऊपर एक छोटी सी डिटेल अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के एंड पे होती है हमारे पास, कि भाई हर वेव का क्या इस्तेमाल है और इनकी वेवलेंथ वगैरह क्या है, कहाँ ये इस तरह से यूज हो रही होती है, तो ये आगे की तरफ हमारे पास आता है। अगली कैटेगराइजेशन हमारे पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की है, कि भाई जो हमारे पास वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये अगली कैटेगरी है हमारे पास। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स में हमारे पास वो वेव्स आती हैं जिनमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये कि जो सोर्स है वो मूव कर रही है अप एंड डाउन, लेकिन जो डिस्टर्बेंस है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होने का काम कर, मतलब इट्स प्रोपगेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही, वाइब्रेशन इज मूविंग अप एंड डाउन, आपकी सोर्स जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रही है, और एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपके पास चल रहा है। ऐसी सिनेरियो को, ऐसे केस को आप ट्रांसफर्स का नाम देते हैं। रोप वगैरह के अंदर वाटर वेव्स जितनी बनती हैं, दे आर ऑल ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि उसमें आप यही देखते हो कि जो आपकी सोर्स होती है उसकी ऑसिलेशन वर्टिकल होती है, लेकिन जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। रोप्स में मून आप देखो, आप अपना हाथ वर्टिकल मूव करते हो, लेकिन जो वेव फॉर्म होकर आगे की तरफ जाती है वो हॉरिजॉन्टल जा रही होती। तो यहाँ पे आपके पास वाइब्रेशन की डायरेक्शन, जैसे डायग्राम नजर आ रही, और एनर्जी का ट्रांसफर, यानी जो वेव ट्रेवल करते हुए जा रही होगी आपके पास, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती हुई जा रही होगी, they both will be at an angle of 90 degrees with one another. वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप। लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर उसके बरक्स क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। आपकी जो सोर्स है वो भी बैक एंड फोर्थ मूव करेगी, और जो वेव ट्रेवल करेगी वो भी उसी डायरेक्शन में करेगी, उसी प्लेन में करेगी जिस प्लेन के अंदर आपके पास वाइब्रेशन हो रही थी। जैसे लाउड स्पीकर को कभी गौर करना, लाउड स्पीकर जो है उसका आगे लगा हुआ डायफ्राम होता है ब्लैक कलर का, मूवमेंट वो आप देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता हुआ नजर आता है। जब वूफर्स जो होते हैं, अक्सर लाउड स्पीकर को देख लो या वूफर्स को देख लो, जिसमें अक्सर वाइब्रेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है ना, उसमें हम क्या देखते हो, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा होता है, और जो साउंड है वो भी उसी डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड होती हुई जा रही होती है। एनर्जी की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जबकि यहां पे क्या हो रहा था कि भाई आपने वाइब्रेशन वर्टिकल की थी, ठीक है, और एनर्जी का ट्रांसफर आगे की तरफ जा रहा था, तो इस तरह से मामला चल रहा है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन आपकी वर्टिकल, एनर्जी का ट्रांसफर फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेव आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो ऐसी वेव्स को आप ट्रांसफर्स का नाम देते हैं। तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स, वी हैव ट्रांसफर्स एंड वी हैव लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, ट्रांसफर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डिफरेंस आपने देख लिया। यहाँ पे जो कह लीजिए एक तरह से जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हो वेव्स की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बनाते हो, तो ये चीज ग्राफ में तो दिखाई नहीं जा सकती। क्यों?
क्योंकि देखो भाई, ट्रांसफर्स में तो हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स होते हैं जिनको आप क्रेस्ट या ट्रफ का नाम देते हो, लेकिन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल में हाई और लो पॉइंट्स नहीं होते। यहाँ पे कंप्रेशंस होते हैं जहां मॉलिक्यूल्स करीब आए हुए होते हैं, और रेयरफैक्शंस होते हैं जहां मॉलिक्यूल के दरमियान का फासला ज्यादा होता है। ये असल में प्रेशर जोन्स होते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन होते हैं। कंप्रेशन वो जगह होती है जहां प्रेशर ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स करीब आ चुके होते हैं। रेयरफैक्शन वो जगह होती है जहां प्रेशर कम होता है, मॉलिक्यूल्स दूर जा चुके होते हैं। तो ये रीजन होते हैं आपके पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस के। इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्रस्ट और ट्रफ होता है। तो जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ तो ऐसे ही बनता है ना। तो हम क्या करते हैं कि बजाय मतलब इस चीज को ग्राफ बनाने के, हम कंप्रेशन को क्रस्ट से रिलेट कर देते हैं और रेयरफैक्शन को ट्रफ से, तो हमारे लिए ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। और कंप्रेशन जो होता है वो हाई प्रेशर जोन होता है और रेयरफैक्शन हमारा लो प्रेशर जोन होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये वेव्स की बहुत अहम होती है, वो ये है कि जब भी कभी किसी वेव के बारे में आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना, तो जो वेव ट्रैवल करते हुए जाती है तो उस वक्त एनर्जी ट्रांसफर होती है, मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होता। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं रोप में कोई झटका दूं और वेव बनाऊं, तो ऐसा नहीं होगा कि जो मॉलिक्यूल्स रोप के मेरे हाथ के नजदीक थे वो आगे की तरफ जाएंगे, ये नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे रहते हैं, बस जैसी आपने वाइब्रेशन की होती है ना, वो उसे मिमिक करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। आपका हाथ ऊपर नीचे मूव किया था, रोप में भी मॉलिक्यूल्स ऊपर और नीचे मूव कर ट्रैवल करेंगे, यानी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में अपने अपने हैंड को मूव किया। लेकिन जो एनर्जी का ट्रांसफर है, जो डिस्टर्बेंस प्रोपगेट हो रही है, वो हॉरिजॉन्टल हो रही है। डिस्टर्बेंस हॉरिजॉन्टल प्रोपगेट हो रही है। तो ये वाले मामला आपके पास होते हैं। Molecules, they are never carried away with the wave. You're never going to observe molecules moving from one location to another just because of a wave. This doesn't happen. Molecules are not carried away. They only vibrate about their main position. It's the energy that is transferred forward. Energy transfer होती है, और वो भी vibrations के दौरान जो collisions हो रही होती है, इन collisions की वजह से होती है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, देखो, ट्रांसवर्स वेव्स में आपने देखा था कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका ट्रांसफर्स में आता है। वाटर वेव्स आपकी ट्रांसफर्स में आती हैं, सही है। आपके जो ये जो रोप में आप वेव्स जनरेट करते हो वो ट्रांसफर्स में आती है। गिटार स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा होता है, वो ट्रांसफर्स होती हैं। दे आर ऑल सिंपल ट्रांसफर्स वेव्स। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती हैं, उनकी कैटेगरी में आपके पास साउंड आता है। साउंड वेव्स ऐसी वेव्स है जिसमें वाइब्रेशन और एनर्जी का ट्रांसफर एक दूसरे के पैरेलल चलता है। और बाकी जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए जितनी भी आपके पास, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, दे आर ऑल ट्रांसफर्स। तो अगर हम इनकी कैरेक्टराइजेशन पे जाएं, अच्छा, एक और डिफरेंशिएशन होती है वेव्स की कैटेगरी के लिहाज से, लेकिन उस डिफरेंशिएशन को हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, उसके अंदर हम उस चीज की डिफरेंशिएशन देखेंगे, अभी नहीं। वो है स्टेशनरी वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स के दरमियान का फर्क। लेकिन ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको स्टेशनरी वेव्स का चैप्टर सिखा रहा हूँ, उस वक्त आप इस चीज को समझ पाओगे। अगर हम कैरेक्टराइजेशन यानी वेव्स को इस तरह से देखेंगे, यार इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज के लिहाज से हम दो किस्म के ग्राफ्स बनाते हैं।
और उन दो ग्राफ्स के अंदर हम उनकी तमाम प्रॉपर्टीज को कोशिश करते हैं कि इनकॉर्पोरेट कर दें वेव्स। एक ग्राफ हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। ठीक, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, ये दो ग्राफ्स हैं आपके पास जो यहाँ पे आप एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल करते हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर आपके पास सिचुएशन ये है कि भाई जो वेव आपके पास यहाँ फॉर्म हुई हुई होती है उस ये आपको ग्राफ आपको ये बताता है कि अगर आपके मीडियम में कोई पॉइंट था तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो पॉइंट ऊपर और नीचे किस तरह से मूव कर रहा है, वो इस चीज का आइडिया देता है कि जो वर्टिकल मूवमेंट है उस पार्टिकल की जो वेव ट्रेवल करते हुए जा रही है वो वर्टिकल मूवमेंट वक्त के साथ साथ कैसी है, किस वक्त पॉइंट ऊपर गया, किस वक्त पॉइंट नीचे आया, ये चीज आपको इस ग्राफ से नजर आती है। ये आपको ये नहीं बता रहा कि भाई कहां पे क्रेस्ट है और कहां पे ट्रफ, ये लोकेशन नहीं बताता ये ग्राफ, क्योंकि इसके एक्स एक्सिस पे टाइम है। ये आपको इंस्टेंस बताएगा कि भाई किस इंस्टेंस पे, अगर मिसाल के तौर पे ये एक बॉल थी, ये वाटर पूल के अंदर पड़ी हुई थी और यहाँ पे मैंने वेव जनरेट कर दी और ये वेव आगे ट्रेवल करती हुई आ रही इस बॉल की तरफ। खुलासी बात है, जब वेव ट्रैवल करते हुए जाएगी बॉल के पास से, बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी। तो जब ये बॉल वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट करने का काम करेगी तो ये ग्राफ आपको उस ऑसिलेशन की अंडरस्टैंडिंग दे रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से। जब वेव आई टाइम जीरो द पॉइंट द बॉल वाज एट द मीन पोजीशन, एक सेकंड बाद बॉल एक्सट्रीम पे थी, उसके अगले सेकंड वो दोबारा मीन पे आई, उसके अगले सेकंड बॉल नीचे चली गई, फिर उसके अगले सेकंड बॉल वापस मीन पे आई। वो आपको टाइम के रिस्पेक्ट से बता रहा है उस बॉल के मूवमेंट। वो आपको ये नहीं बता रहा कि वेव में कहां क्रेस्ट बना हुआ है, कहां ट्रफ बना हुआ है, कहां की बात यहां नहीं होती। यहां बात टाइम की होती है, यहां बात लोकेशन की नहीं होती। जबकि ये जो दूसरा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, वाई एक्सिस पे तो दोनों के सेम चीज है। वाई एक्सिस में दोनों आपको ये बताते हैं कि पॉइंट कितना ऊपर गया या कितना नीचे आया, उसके एक्सट्रीम्स के बारे में अंदाजा दे रहे होते हैं। या अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो अपनी मीन पोजीशन से कितना आगे गया और कितना पीछे। मतलब ये कि अगर आपका पार्टिकल यहां मौजूद था तो अपनी मीन पोजीशन से कितना आगे गया और कितना पीछे आया, ये चीज आपको पता चलती है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का जो आपका ग्राफ होता है, सही, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ आपको लोकेट करने में हेल्प करता है कि आपके पास क्रेस्ट और ट्रफ कहां कहां मौजूद। कि अगर आपके पास एक पूल था पूरा, उसमें आपने वेव बनाई हुई थी और आप उसकी एक तस्वीर ले लीजिए, ये ग्राफ समझने में स्नैपशॉट है। इट्स टेलिंग यू द लोकेशन ऑफ द क्रेस्ट्स एंड द ट्रफ्स। आपको लोकेट करने में हेल्प कर रहा है। इट्स नॉट टेलिंग यू अबाउट द टाइम कि भाई कब क्रेस्ट बना कब, ये नहीं पता चल रहा है, वो इधर से पता चलता है। ये आपको बता रहा है कि कहां पे क्रेस्ट है और कहां पे ट्रफ, और ये शेप कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। उसकी वजह सिंपल सी यही है कि भाई अभी जहां क्रेस्ट है वेव आगे निकल जाएगी, अब वहां क्रेस्ट थोड़ी रहेगा। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से ग्राफ से आपको क्या बात पता चलती है। हाँ, ये जरूर है, हर ग्राफ आपको कुछ क्वांटिटीज जरूर बता रहा है। जैसे वाई एक्सिस से आपको पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट मिलती है, इस वाले ग्राफ के मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एक्स एक्सिस से आपको टाइम मिलता है कि भाई एक दफा क्रैश बनने के बाद अगला क्रैश बनने में कितना वक्त लगा, यानी एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना वक्त लगा। कि भाई इफ इट वाज अ क्रैश एट दिस पॉइंट, सो फ्रॉम वन क्रस्ट ऑल द वे टू नेक्स्ट कितना टाइम लैप्स हुआ। तो टाइम वाले ग्राफ से आपको टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। फिर इसको यूज करते हुए आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, वो हम आगे डिस्कस करें। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, इससे आपको टाइम जैसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती और ना आप कभी इसको रिप्रेजेंट करने का काम करें कि आप यहाँ पे टाइम शो करना शुरू कर दें कि भाई ये टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, लैम्डा कहलाता है ये यहाँ पे वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है।
वेवलेंथ क्या है अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। आसान अल्फाज में, बहुत सिंपल लेमैन टर्म्स में अगर मैं बोलूं आपको, तो वेवलेंथ एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, ये एक वेव की लेंथ है। हाउ लॉन्ग इज वन वेव, एक वेव कितनी बड़ी है आपके पास, ये चीज आपके पास वेवलेंथ करा। सर बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो प्रीवियस स्टेटमेंट से है, वो ये था कि वेव की जनरल डेफिनेशन है, वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। तो सर ये बात लाइक दोनों वेव्स के लिए अप्लाई होती है, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल? बिल्कुल, ट्रांसफर्स, लॉन्गिट्यूडनल, देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल, सब पे लगती है। नहीं देखिए सर, मैं एक चीज में कंफ्यूज होता हूँ। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, फॉर एग्जांपल वाटर वेव है, लाइक वाटर लॉन्गिट्यूडनल नहीं ओशन है, होती। वाटर लाइक सॉरी मैकेनिकल वेव, वाटर मैकेनिकल जो है, वेव, वाटर वेव है, वाटर वेव है जो मैकेनिकल है वो। तो लाइक ओशन है, उसमें अर्थक्वेक फॉर्म हुआ है फॉर एग्जांपल, तो वो ठीक बड़ी है, बड़ी वेव्स जो होती हैं सुनामी की, वो फॉर्म हुई हैं। तो ठीक है। ये बात वहां भी अप्लाई होगी सर? ये मुझे बस थोड़ा सा। देखो, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, सही, साइज्मिक लाइक वेव्स की लाइक वजह से अर्थक्वेक एनर्जी तो बना, ट्रांसफर, अर्थक्वेक बनने की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन वो जो नहीं उस वक्त ट्रांसफर हुई। वेव जनरेट होती है ना तुम्हारे पास, वो वाइब्रेशन जो होती राइट। है जमीन की, एक तरह से उसकी जो सरकना होता है वाइब्रेशन, उसकी वजह से जनरेट होती है। कि अगर आपके पास अर्थ जो है वो उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह जिस तरह से मूव करती हैं, वाइब्रेशन क्रिएट होती है अर्थक्वेक में, तो उसकी वजह से ये जो वेव होती है बहुत ऊंची ऊंची वेव्स बनती हैं। क्योंकि असल में वाइब्रेशन होने की वजह से ना अक्सर ये होता है कि पानी पीछे की तरफ हट जाता है, फिर वो पीछे हट जाता कंबाइन है। होके जो है ना बहुत बड़ी सी एक वेव बन के वो फिर आगे की तरफ आता है। ओ, सर ये ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। हाँ, ट्रांसवर्स वेव्स बेटा उनको कहा जाता है जिनकी वाइब्रेशन और एनर्जी का ट्रांसफर एक दूसरे के पैरेलल, जिसमें चीज वर्टिकल मूव कर रही हो, यानी सोर्स जो है, जो वेव बनाने वाली सोर्स है, वो वर्टिकल मूव कर रही हो और वेव हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रही हो, या सोर्स हॉरिजॉन्टल मूव कर रही हो और वेव वर्टिकल ट्रैवल कर रही हो, इस तरह के मामले। देखिए सर, मैं ये देख रहा था ना, तो कि अर्थक्वेक बना, इतनी एनर्जी फॉर्म हुई, तो वेव जो बन रही हैं टेक्निकली, वो जो मैटर है वाटर, उसको तो एक जगह देखा जाए ट्रांसफर कर रही हैं आगे आगे ह्यूज अमाउंट में। असल में मसला ये होता है कि वो जो वेव होती है ना बेटा, वो प्योर ट्रांसवर्स वेव नहीं होती। जैसे समंदर के अंदर प्योर भी जो नॉर्मल ट्रांसमिटेड। वेव बनता है, तो समंदर में भी नॉर्मल वेव्स बनती हैं आपके पास, दे नॉट प्योर ट्रांसवर्स हम्म। वेव्स। राइट। और दूसरा इशू भी ये होता है कि आपका जो सी शोर का एंड होता है ना, सही, वहां पे लाजिम बात है, जब डिस्टरबेंस क्रिएट हुई थी तो एक पुश मिलता है। वाटर वेव्स के अंदर ना मॉलिक्यूल्स असल में ऐसे मूव करते हैं, सर्कल्स में कर रहे होते हैं, पॉइंट जो राइट। है वो सर्कल्स में मूव कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत आगे की डिस्प्लेसमेंट उसमें आ जाती है। तो इसी वजह से आपको दिखता है ये तो लहर आगे की तरफ चलती रही आगे। एक तो किनारा है बिल्कुल सही है, जो पुश फोर्स लगी थी सब पानी के अंदर लहर बनाने के लिए, जो धक्का लगा था, उसकी वजह से वाटर आगे पुश हुई थी और चीज मूव करते हुए गई आगे। ठीक है सर। वरना सर वैसे नॉर्मल जो वेव्स होती हैं पानी में, वो तो फॉलो नहीं, करती है ना अब इसको? वो फिर फॉलो करते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास एक पूल है, उस पूल के अंदर से मैं डिपर लगा दो, डिपर को ऑसिलेट करना शुरू कर दो, तो उसमें तुम्हें हम्म। ये नहीं मिलेगा कि भाई पानी जो है वो आगे जा रहा होगा। उसमें सिर्फ अपनी जगह पे चीज हम्म। ऑसिलेट कर रही होगी। अगर उसमें कुछ भी प्लेस कर दोगे ऑसिलेट कर तो रही उसको भी वर्टिकली ऑसिलेट करता हुआ देख पाओगे। है। ठीक है सर, थैंक यू। चलो चलो, ठीक है, मसला नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, जिसकी मैंने डेफिनेशंस भी यहाँ लिखी हुई है और एक्सप्लेनेशंस भी हैं यहाँ पे। देखो, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड और टाइम, ये तीन चीजें हैं। पहले हम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड पे बात करते हैं। देखो, जो वर्ड ये जो है डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? अपनी जगह से हट जाना, टू बी सेपरेटेड फ्रॉम वेयर यू एक्चुअली आर। अब मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। वेव, मॉलिक्यूल्स की टर्म में इस तरह से कि भाई जब वेव ट्रैवल करते हुए जा रही थी, तो वेव के इस रिपल और जनरेशन की वजह से आपके पॉइंट्स ऊपर और नीचे मूव कर रहे थे। तो इन पॉइंट्स का अपनी जगह से हटना, वापस अपनी जगह पे आना, ये तमाम चीजें आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट की निशानी है। कि भाई वो मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे अपनी जगह से, अपनी मीन पोजीशन से। ये जो इनकी मीन पोजीशन है, ये अपनी इस मीन पोजीशन से राइज भी कर रहे हैं और अपनी मीन पोजीशन से फॉल भी कर रहे हैं।
तो कितना राइज किया, कितने सेंटीमीटर्स, कितने मीटर्स राइज किया, ये डिस्प्लेसमेंट होती है, या कितने सेंटीमीटर्स फॉल किया, ये डिस्प्लेसमेंट होती है। और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल का भी है कि भाई पॉइंट्स अगर आगे और पीछे मूव कर रहे हैं तो अपनी सर वो मीन है तो कि पोजीशन से, मेन पोजीशन पे ही ना। हाँ ओवरऑल तो मीन पोजीशन पे वापस आता है, लेकिन अपनी जगह से हटता तो है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसकी डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, उसकी डिस्प्लेसमेंट है। रिजल्टेंट ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो कि जीरो हो जाती है, क्योंकि वो रिटर्न वही करता है जहां वो ऑलरेडी था। सही है सर। इसी तरह से यहाँ पे भी आपका अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद है और वो साउंड वेव की वजह से वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहा है तो वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो अपनी जगह से कितने सेंटीमीटर्स आगे या कितने सेंटीमीटर्स पीछे उसने मूवमेंट की है, उस चीज को आप उसका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट होती है कि भाई आखिरी कहाँ तक आगे गया, ये कहाँ तक पीछे गया, उस चीज को आप एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं कि फर्देस्ट कितना है फॉरवर्ड में और कितना है बैकवर्ड के अंदर, एक्सट्रीम्स क्या है उसका एम्पलीट्यूड। क्योंकि पॉइंट हर वक्त एक्सट्रीम पे तो नहीं होता ना, आहिस्ता आहिस्ता राइज करता है, एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वापस मीन पे आता है, फिर लोवेस्ट एक्सट्रीम पे जाता है, तो वो मूव इसी तरह से कर रहा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ये है कि भाई एक्सट्रीम पे ना हो, एक्सट्रीम के अलावा अगर किसी भी लोकेशन पे किसी भी इंस्टेंट पे है तो भाई मीन से कितना ऊपर है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट कि भाई सबसे टॉप सबसे बॉटम क्या डिस्प्लेसमेंट उसने अचीव की थी, कितने सेंटीमीटर्स गया था, उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। सिंबॉलिकली आप उसको एक्स नॉट लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम टाइम पीरियड पे आते हैं। देखिए जब आप टाइम पीरियड की बात करते हैं ना, तो यू बेसिकली टॉकिंग अबाउट एनीथिंग हैपनिंग वंस। कोई भी चीज अगर एक दफा हो रही है तो उसके एक दफा होने में कितना वक्त लग रहा है, उस चीज को आप टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम टेकन फॉर एनीथिंग टू हैपन वंस, एक दफा हो जाए। तो अगर आप इस नजरिए से देखो कि फॉर एनीथिंग टू हैपन वंस, तो वेव भी अगर एक वेव बनती है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ पूरा फॉर्म होता है, उसमें कितना वक्त लगा, वो चीज भी टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम टेकिंग टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का कॉम्बिनेशन पूरा आपके पास कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, दैट इज वन वेव। इसको आप टाइम पीरियड बोल सकते हो। दूसरे अल्फाज में आप ये भी बोलते हो, जो एक और अच्छी डेफिनेशन है, वो ये है कि द टाइम टेकन फॉर अ वेव टू पास अ पॉइंट। किसी पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगेगा किसी वेव को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टाइम पीरियड। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव टू पास अ पॉइंट, दैट्स बेसिकली कॉल्ड अ टाइम पीरियड। ये कैसे, ये ऐसे कि अज्यूम करो कि एक वेव है, ये ट्रैवल करती हुई इधर तक आ रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ इस लोकेशन पे, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब ये वेव यहाँ से गुजरेगी ना, जैसे ही इसका एक पॉइंट यहाँ आएगा मैं टाइमर स्टार्ट कर दूँ। तो भाई जैसे ही पॉइंट यहाँ आया मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, अब वेव क्रॉस करती हुई गई, जैसे ही उसका लास्ट एंड वहां से क्रॉस हुआ उस लोकेशन से, मैंने टाइमर स्टॉप कर दिया। ये टाइम जो मेरे पास आया है इसको मैं टाइम पीरियड ही बोलूंगा, ये भी मेरे पास टाइम पीरियड ही है, क्योंकि ये एक वेव ही बनी है। तुम देखो ना यहाँ पे कोई वेव थी, कोई वेव नहीं थी, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद इस जगह पे अब आपको एक वेव मिल रही, तो वो यहां से एलिमिनेट होती गई और यहां प्रोड्यूस होती गई, तो एक वेव बनी है यहाँ पे भी, एक जगह से खत्म हुई अगली जगह प्रोड्यूस हुई। इस चीज के भी टाइम को आप टाइम पीरियड बोलते हो। ये बताने का मकसद ये है कि अक्सर टाइम पीरियड की डेफिनेशन थोड़ी सी हट के आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि टाइम पीरियड थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से आपको समझाया जाए। तो बहरहाल ये दो डेफिनेशन है, और इन दो डेफिनेशन के ही हिसाब से आपके पास टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला सामने आता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है कि अगर आपको कोई एग्जामिनर एक वेव बनने का टाइम निकालने को बोले, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है या जो डाटा है आपको वो दे दे भाई 10 वेव इतनी देर में बन रही है, तो ये बता दो
इसलिए यहाँ पे 10 waves are produced in 2 seconds. 10 वेव्स बनी है 2 सेकंड में। बताओ भाई एक वेव बनने में कितनी देर लगेगी? अब सीधे सीधे यूज कर सकते हैं फॉर्मूला कि भाई ठीक है 10 वेव्स 1 सेकंड में बनी, 2 सेकंड में बनी है, एक वेव कितने सेकंड में बनेगी? अब यूनिटरी मेथड लगा दो, 10 waves in 2 seconds, 1 wave will be in x. ये हो जाएगा 1/5 यानी 0.2 सेकंड्स। ये आपके पास टाइम हो। अब यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, अब इस वाले फॉर्मूले को भी देख सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको एक वेव का टाइम निकालना है तो टाइम टेकन फॉर ऑल द n waves to be produced divided by n number of waves, ये चीज आपके पास हो जाएगी। यहां तक टाइम पीरियड का कोई इश्यू, कोई कंफ्यूजन? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। देखो फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए ना अभी फिजिक्स की डोमेन से बाहर आ जाओ, समझो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा जा रहा है भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक नॉर्मल इंग्लिश की क्लास में आपसे पूछा जाए, फिजिक्स की डोमेन ही नहीं है। अब आप उनको वेव्स के टर्म्स में समझाना नहीं शुरू कर दोगे, या कभी जिंदगी में कोई डेफिनेशन याद की होगी आपने, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड, वो जाना ही नहीं है। इंग्लिश के टीचर बोलेगा भाई आई डोंट केयर अबाउट द नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी क्या खाली वेव्स के लिए, इसके अलावा कहीं लग सकती है। तो फ्रीक्वेंसी का जो असल मकसद होता है, जो असल डेफिनेशन है, जो मतलब लिटरल डेफिनेशन उसकी है, वो है ये, द रेट ऑफ अकरेंस ऑफ एनीथिंग, किसी चीज के होने की रफ्तार क्या है। रफ्तार से मुराद पर सेकंड पर मिनट कितनी मर्तबा वो चीज हो जाती है, कि भाई एक महीने के अंदर कितनी मर्तबा यहाँ पे बारिश होती है, एक दिन में कितने अफराद इस मोबाइल फोन से कॉल मिलाते हैं। तो ये एक दिन के अंदर कितने लोग इस वेबसाइट में लॉग इन लॉग आउट करते हैं, एक साल में फला कंपनी कितनी गाड़ियां प्रोड्यूस करती है। ये सब फ्रीक्वेंसी है कि भाई पर ईयर, पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर, पर डे, पर वीक कितना काम हो रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हम तो आसान एग्जांपल इस तरह से भी देते हैं कि भाई अगर आपके घर के मोहल्ले में, इलाके में कोई तंदूर वाला है, तो अगर वो जो है वो एक दिन के अंदर 500 रोटियां प्रोड्यूस करता है, 500 चपातियां बनाता है, तो आप बोलोगे उसकी फ्रीक्वेंसी है, इज प्रोड्यूसिंग 500 चपातीज पर डे या 2000 चपातीज पर डे। एक दिन में 500, 1000, 2000 चपातियां बना देते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है फ्रीक्वेंसी की। अब इसी अंडरस्टैंडिंग को उठा के वेव पे फिट करो। अब यहाँ पे चपातियां तो नहीं बन रही, लाजमी सी बात है, नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेड्स बीइंग मेड ओवर हियर, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट एट द मोमेंट इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो जो वेव्स के टर्म्स में आप फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करते हो, तो फ्रीक्वेंसी कहलाती है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, या नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स बनाई गई हैं। जो आपका डिपर पानी पे ऑसिलेट कर रहा है, वो एक सेकंड में कितनी वेव्स बनाने का काम कर रहा है। कि अगर एक सेकंड के अंदर 10 वेव्स बना देता है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इट्स प्रोड्यूसिंग 10 वेव्स इन 1 सेकंड। एक सेकंड में इस तरह की 10 वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। और दूसरे अल्फाज में आप ये भी बोल सकते हो द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव्स किसी जगह से गुजरती हुई गई। मिसाल के तौर पे ये आपके पास लोकेशन थी, यहां से वेव्स आ रही थी, आपने यहां से काउंट करना शुरू किया कि भाई इन 1 सेकंड हाउ मेनी वेव्स वर एबल टू क्रॉस थ्रू दिस लोकेशन, कितनी वेव्स पास हो गई।
लाजमी बात है जितनी बनी होंगी उतनी तो गुजर के जाएंगी, क्योंकि वो पीछे से एक्यूमुलेट होकर आई जा रही है और वो आगे की तरफ पास होती भी जा रही है। तो आप इस लिहाज से भी फ्रीक्वेंसी को बोल सकते हो, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड, और ऊपर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड। और अगर फ्रीक्वेंसी जज करनी है, एग्जामिनर डाटा दे देता है मिक्स्ड कि भाई जैसे भाई ये 10 वेव्स इन 2 सेकंड्स, आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, बोलोगे ठीक है 1 सेकंड में कितनी वेव बनेगी, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 10 वेव्स इंटू 1, एक्स इंटू 2, एक्स आ जाएगा 5। इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, एच जी, मतलब 1 सेकंड में 5 वेव्स, 5 वेव्स इन 1 सेकंड, ये वाला मामला। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक तरह से एक दूसरे से उलट नजर आते हैं। एक टाइम पीरियड अगर आप देखो तो वो बताता है कि भाई एक वेव बनने में आपको कितना टाइम लगेगा, how long would it take to produce one wave। और फ्रीक्वेंसी आपको टाइम नहीं बताती, फ्रीक्वेंसी आपको टाइम नहीं बताती, फ्रीक्वेंसी आपको क्वांटिटी बताती है। फ्रीक्वेंसी आपको क्वांटिटी बताती है कि भाई हाउ मेनी वेव्स विल बी प्रोड्यूस इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी वेव्स आपको बन के मिल रही होंगी। ये फ्रीक्वेंसी। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। सर जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है किसी वेव की तो उसका जो क्या बोलते हैं टाइम पीरियड होता है वो इन टर्न शॉर्ट होता होगा। वो लाजमी सी बात है, जब 1 सेकंड में ज्यादा वेव्स बना रहे हो तो एक वेव बनाने में कम ही टाइम लग रहा होगा ना, जब भी तो बहुत सारी वेव्स बना सके। और सर उसकी जो वेव लेंथ होती है वो भी शॉर्ट होगी ना, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी शॉर्ट वेव लेंथ। नहीं, ये जरूरी नहीं होता, ये चीज जरूरी या नहीं है और कि जितनी फैक्टर्स भी वेव, होता है। ये और फैक्टर्स भी होते हैं, मीडियम पे भी डिपेंड करता है ना, मीडियम के अंदर जो वेव की स्पीड है उस चीज पे मैटर करती है। हाँ, ये सर। ठीक। अब बात आती है वेवलेंथ की। अब वेवलेंथ किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको ये अभी बताते हुए शुरू के अंदर एक इसका तस्करा कर दिया था कि भाई वेव लेंथ जो है, एज द नेम सजेस्ट, एक वेव की लेंथ है। हाँ बिल्कुल, मैं लिटरल लेमैन टर्म से बात कर रहा हूँ, अजीब सी डेफिनेशन लगेगी, पेपर में मत लिख के आ जाना, सही है, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव, एक कंप्लीट वेव की लंबाई कितनी है, इन सेंटीमीटर्स, इन मीटर्स, मे बी इन किलोमीटर्स, वो लंबाई, वो लेंथ आपकी वेव लेंथ कहलाती है। अब एक वेव क्या होती है, अगर मैं ये देखूं तो एक वेव बेटा उसे कहा जाता है कि भाई आपने एक ऐसा पैटर्न सेलेक्ट कर लिया है जिसके बाद आप देखते हो कि रिपीटेशन है, मतलब ये मैंने ये वेव बनाई हुई है, ये मेरी एक वेव है, कैसे बोल सकते हैं एक वेव है, इस पॉइंट के बाद ये रिपीट हो रही है पूरी चीज, ये एज इट इज रिपीट हो रहा है। मतलब इसी तरह अगर यहां से देखो, इधर से आपने स्टार्ट लिया, ये बना हुआ है क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, इस पॉइंट के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगी दोबारा, यही चीज यहाँ हुई, ट्रफ से ट्रफ तक, इस पॉइंट के बाद रिपीटेशन शुरू हो गई, वही चीज रिपीट हो रही है, वही पिछला वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो जिसके बाद पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाए ना, उस चीज को आप जो है वो वेवलेंथ बोलते हैं, उस लेंथ, उस पोर्शन की लेंथ को वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके होते हैं वेवलेंथ शो करने के, कभी कभार ऐसे भी वेवलेंथ हो जाती है कि भाई यूं चल रही है, अब यहां से लेके यहां तक ये है पूरी आपकी एक वेव, मतलब आप इसको भी इंक्लूड कर लोगे, आप बोलोगे यार मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि ये पार्ट है आपके, उस वैसे तो वेव सिर्फ इतनी सी बनी है,
लेकिन अगर टाइम पीरियड आपको देखना होगा ना, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड निकालोगे, बोलोगे भाई मेरा पैटर्न रिपीट हो उसमें इतना वक्त लगा। तो इस तरह से काफी चीजें हम जब एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे आपको अंदाजा होगा। हमारे पास ये चीजें बार बार आती हैं कि वेव का टाइम पीरियड वगैरह में मार्क करना। अगली चीज हमारे पास फेज है। अच्छा, फेज का तस्करा मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर करूंगा। मैं अभी जो है वो वेवलेंथ तक का ही जो कॉन्सेप्ट है वहीं तक मैं इसको रख रहा हूं।